गुड इवनिंग एवरीवन गाइज। प्रीवियस सेशन में हमने नेब्रासुंडा से संबंधित हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत तीसरे कल्टीवेशन को कंप्लीट किए थे, जो कि सिट्रस कल्टीवेशन से संबंधित था। इस सेशन में हम चौथे नंबर के कल्टीवेशन जो कि पपीता कल्टीवेशन से संबंधित है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। चौथे नंबर पे आपका पपीता आता है। पपीता का साइंटिफिक नेम कैरिका पेपया होता है। किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो यह कैरिकेसी फैमिली से बिलोंग करता है। पहले नंबर पर पॉइंट है, पपीता इज ए पॉलीगेमस प्लांट, यानी कि पपीता एकमात्र ऐसा फ्रूट क्रॉप होता है जिसमें सभी प्रकार के फ्लावर्स होते हैं, यानी कि इसमें मेल फ्लावर होता है, फीमेल फ्लावर होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर भी पाया जाता है, इसीलिए इसे हम पॉलीगेमस प्लांट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रोड्यूस फ्रूट थ्रू आउट द ईयर, यानी कि पपीता का जो फ्रूट होता है वो पूरे वर्ष भर जो होता है फ्रूटिंग देता है। इट प्रोड्यूसेस फ्रूट्स थ्रू आउट द ईयर, पपीता एकमात्र ऐसा फ्रूट क्रॉप होता है जो पूरे वर्ष भर फ्रूट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है, इट इज ए ट्रॉपिकल फ्रूट्स एंड मोर सेंसिटिव टू फ्रॉस्ट, यानी कि पपीता जो होता है वो एक ट्रॉपिकल फ्रूट के अंतर्गत आता है क्योंकि खाने में मीठे होते हैं, और सभी खट्टे और कड़वे फ्रूट जो होते हैं वो एरिड एंड सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स के अंतर्गत आते हैं। और यह फ्रॉस्ट के प्रति बहुत ही ज़्यादा ससेप्टेबल होता है, जबकि वाटर लॉगिंग के प्रति बनाना जो होता है वो सेंसिटिव, बनाना जो होता है टॉलरेंट होता है, लेकिन पपीता जो होता है वो फ्रॉस्ट के प्रति बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है और वाटर लॉगिंग के प्रति बहुत सेंसिटिव होता है, लेकिन बनाना जो होता है वो दोनों के प्रति रेसिस्टेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, येलो पिगमेंट इन पपीता, पपीता में जो येलो पिगमेंट होता है कैरिका जेंथिन के कारण होता है। नेक्स्ट है, मिल्क लैक्टेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अनराइप फ्रूट ऑफ पपीता, यानी कि अधपक यानी कि बिना पकी हुए पपीता से ही जो मिल्क निकाला जाता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? तो लैक्टेट के नाम से जानते हैं। यह पेपेन कहलाता है, यानी कि मिल्क या फिर लैक्टेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम अनराइप फ्रूट ऑफ पपीता, यानी पपीता के बिना पके हुए फ्रूट से जो मिल्क निकाला जाता है, फिर लैक्टेट निकाला जाता है, उसे पेपेन के नाम से जाना जाता है। इस पेपेन में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो 7.2% तक इसमें प्रोटीन की मात्रा होती है। सबसे ज़्यादा पेपेन का एक्सटेंशन जो होता है कोयम्बटूर 5 वराइटीज़ किया जाता है। दूसरे नंबर पे पूसा मेजेस्टी से किया जाता है। तीसरा नंबर पे कोयम्बटूर 6 के द्वारा किया जाता है। कोयम्बटूर 6 के द्वारा किया जाता है। और पेपेन जो होता है कितना चीरा लगाया जाता है? तो 1.5 से 2 सेंटीमीटर का चीरा लगाया जाता है। इसमें 1.5 से 2 सेंटीमीटर का चीरा लगाया जाता है, और वो भी कहाँ तक? कैम्बियम तक लगाया जाता है। और कितने ओल्ड प्लांट से हम पेपेन निकालते हैं? तो 90 दिन, लगभग 90 दिन पुराना जो फ्रूट होता है उसी से पेपेन प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, और इस पेपेन का प्रयोग जो होता है विभिन्न प्रकार के जो मीट होते हैं जो कि जल्दी नहीं पकते हैं या फिर जल्दी उसका डिकम्पोजिशन नहीं होता है, तो जल्दी पकाने के लिए यानी टैगिंग के लिए, टैगिंग का मतलब होता है मीट को जल्दी से पकाने के लिए उसमें पेपेन की कुछ मात्रा मिला दिया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बकरा का मीट जो होता है वो जल्दी नहीं पकता है, तो उसके लिए हम पेपेन का एक्सट्रैक्शन करते हैं, उसी को हम टैगिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज डायोसियस वैरायटी ऑफ पपीता, यानी कि पपीता डायोसियस वैरायटी ऑफ पपीता 10% मेल प्लांट्स आर प्लांटेड, यानी कि इन डायोसियस वैरायटी ऑफ पपीता, यानी पपीता के डायोसियस वैरायटी जहाँ लगाए जाते हैं वहाँ पर जरूर ही 10% मेल प्लांटिंग किया जाता है, यानी कि जहाँ पर भी डायोसियस पपीता के वैरायटी पाए जाते हैं वहाँ पर 10% जो होता है वो मेल प्लांट्स को लगाना बहुत ही अनिवार्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पपीता इज कमर्शियली प्रोपोगेटेड बाई सीड, यानी पपीता का प्रोपोगेशन सीड के द्वारा किया जाता है। करोदा का प्रोपोगेशन सीड के द्वारा किया जाता है। बेल का प्रोपोगेशन सीड के द्वारा नहीं बेल नहीं, करोदा का प्रोपोगेशन सीड के द्वारा किया जाता है। मैरीगोल्ड का प्रोपोगेशन सीड के द्वारा किया जाता है। ऐसे करके बहुत सारे का सीड के द्वारा प्रोपोगेशन, मैंगोस्टीन का प्रोपोगेशन सीड के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, सीड डेट ऑफ गाइनोडायोसियस पपीता, यानी गाइनोडायोसियस का पपीता का सीड रेट कितना होता है? तो 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होता है, जबकि जो डायोसियस पपीता का सीड रेट होता है जस्ट इसका दूना होता है, 400 से 500 ग्राम होता है। और जो डायोसियस वैरायटी के लिए एग्जैक्ट 4 वैरायटी बहुत ही फेमस होती है। इसके लिए ट्रिक है, राक्षस लोग छोटे, नन्हे और हाथी जैसे होते हैं, यानी कि पूसा जाइंट हो जाएगा, क्योंकि पूसा जाइंट जो होता है वो लंबा, यानी कि पपीता की डायोसियस वैरायटी के अंतर्गत लंबा होते हुए भी विंड के प्रति रेसिस्टेंट होता है, इसीलिए इसका नाम पूसा जाइंट पड़ा है। दूसरे नंबर पर आपका पूसा नन्हा वैरायटी आती है, जो कि ड्वार्फिंग वैरायटी के रूप में जानी जाती है पपीता का, और हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए भी जाना जाता है। इस स्पेसिंग 1.25 इंटू 1.25 होता है और हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए सूटेबल होता है। और तीसरे नंबर की वैरायटी पूसा नन्हा वैरायटी आती है। पूसा नन्हा हो गया तीसरे नंबर की वैरायटी। पूसा ड्वार्फ होती है, पूसा नन्हा और पूसा ड्वार्फ, और चौथे नंबर पे आपका हाथरस गोल्ड वैरायटी आती है। नेक्स्ट है, एंजाइम प्रेजेंट इन राइट लेटेक्स ऑफ पपीता, यानी कि पपीता के सूखे हुए लेटेक्स में किस एंजाइम की अधिकता पाई जाती है? तो पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट है, कार्पिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम पपीता इज यूटिलाइज्ड एज डायूरेटिक एंड
हार्ट स्टिमुलेंट्स, यानी कि जो कार्पिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम पपीता, यानी पपीता से क्या प्राप्त किया जाता है, तो पपीता से कार्पिन तैयार किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है तो डायूरेटिक एंड हार्ट स्टिमुलेंट, यानी कि हृदय को स्टिमुलेंट करने के लिए और डायूरेटिक पर्पज से जो है इस कार्पिन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकमेंडेड स्पेसिंग फॉर पूसा नन्हा 1.25 इंटू 1.25 मीटर स्क्वायर, जिसके अंतर्गत 6000 प्लांट प्रति हेक्टेयर बैठता है। यदि 10,000 में हम इन दोनों स्पेसिंग का भाग दे देंगे आपस में गुणा करके, तब भी हमारा प्लांट पॉपुलेशन निकल जाएगा, जो कि 6000 ही आएगा आंसर। नेक्स्ट है, फ्रॉस्ट इज द मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर इन पपीता, यानी पपीता में जो फ्रॉस्ट होता है वो बहुत ही सर्वाधिक लिमिटिंग फैक्टर होता है। कहाँ पर, तो नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि यह ससेप्टेबल होता है और वाटर लॉगिंग के प्रति भी ससेप्टेबल होता है। पपीता इज ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग, यानी कि बनाना जो होता है दोनों के प्रति रेसिस्टेंट होता है, लेकिन पपीता जो होता है इन दोनों के प्रति ससेप्टेबल होता है। मोस्ट सीरियस डिजीज ऑफ पपीता सीडलिंग तो डैम्पिंग ऑफ, यानी कि जहाँ पर भी नर्सरी लगाया जाता है, चाहे फ्रूट हो चाहे वेजिटेबल्स हो, उन सभी के केस में डैम्पिंग ऑफ जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर फाइटोप्थोराइस इन्फेस्टांस आता है, तीसरे नंबर पर राइजोटोनिया सोलेनाई आता है। डैम्पिंग ऑफ किसके कारण होता है, तो पीथियम अफेनिडर्मेटम के कारण होता है। नेक्स्ट है, गायनोडायोसिस वैरायटी ऑफ पपीता है, इसके लिए ट्रिक हमारा गायनोडायोसिस वैरायटी ऑफ पपीता है, इसके लिए ट्रिक है DMCCTSS, DMCCTSS ट्रिक बनाया है इस पर, बहुत ही अच्छा, इसको याद कर लो। तो 4 ठो तो उधर याद ही हो गया डायोसिस का, और इसके लिए याद करते हैं DMCCTSS, यानी पूसा डिलीशियस हो गया, पूसा मेजेस्टी हो गया, निमेटोड के प्रति रेसिस्टेंट होता है, कुरगहनिटी हो गया, कोयम्बटूर 3 हो गया, ताइवान हो गया, रेड लेडी हो गया, और रेड लेडी जो होता है, ये ताइवान जो होता है, ताइवान हो गया और रेड लेडी, इन दोनों का ब्लड रेड कलर है, यानी कि ताइवान और रेड लेडी दोनों पपीता की वैरायटी होती है, और इसका जो कलर होता है वो ब्लड के समान ही होता है। सूर्या वैरायटी हो गया, लेकिन सूर्या हो गया, अर्का सूर्या हो गया, सूर्या और अर्का सूर्या दोनों पपीता की वैरायटी होती है, लेकिन पूसा सूर्या मैंगो की वैरायटी होती है, जो कि कहाँ से निकाली गई है, सूर्या श्वेता, श्वेता एक और वैरायटी है। इन तीनों को जो है CISH लखनऊ से निकाला गया है। सनराइज सोलो भी इसी की वैरायटी होती है, जिसका फ्लेश पिंक होता है। नेक्स्ट है, वैरायटीज ऑफ डायोसियस वैरायटी ऑफ पपीता, यानी पपीता की जो डायोसियस वैरायटी है आपका पूसा जाइंट आता है, यूज्ड फॉर कैनिंग एंड टूटी फ्रूटी, यानी कि पूसा जाइंट जो होता है वो बड़ा होते हुए भी विंड के प्रति रेसिस्टेंट होता है, और पूसा जाइंट का प्रयोग जो होता है वो काइनिंग पर्पज से किया जाता है और टूटी फ्रूटी तैयार करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है पूसा डवार्फ तीसरे नंबर की वैरायटी है कोयम्बटूर 5, जो कि पेपेन रिच वैरायटी के रूप में जानी जाती है, क्योंकि इसी से सबसे ज़्यादा पेपेन की मात्रा प्राप्त की जाती है। और दूसरे नंबर पर पूसा मेजेस्टी आता है, एंड तीसरे नंबर पर पंत सी फर्स्ट आता है, चौथे नंबर पर बेट्टी आता है, नेक्स्ट है आपका हाथरस गोल्ड इसी के अंतर्गत आता है, पूसा नन्हा भी इसी के अंतर्गत आता है। एक्सट्रीमली डवार्फ, यानी कि पूसा नन्हा जो होता है वो एक्सट्रीमली डवार्फ वैरायटी होता है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए सूटेबल होता है और पॉट गार्डन के लिए भी सूटेबल होता है। और नए में वैरायटी कौन सा है, तो इसमें कोयम्बटूर 5 वैरायटी जो होती है वो डायोसियस वैरायटी के अंतर्गत आती है, पंत सी वैरायटी नया है, बेटी वैरायटी नया है, यानी कि बेटी, इसके लिए टी याद कर लो। राक्षस लोग छोटे नन्हे और हाथी जैसे होते हैं, और BPC CPB BPC BPCB, ठीक, 4 प्लस PCB, बी से बेटी हो जाएगा, सी से कोयम्बटूर 5 हो जाएगा, पी से आपका पंतसी फर्स्ट हो जाएगा। ये 3 वैरायटी जो होते हैं वो न्यू वैरायटी है डायोसिस के अंतर्गत। और तो सब हम कवर कर लिए हैं ट्रिक के अकॉर्डिंग। डैम्पिंग ऑफ आर स्टेम रॉट, डैम्पिंग ऑफ को ही हम स्टेम रॉट के नाम से जानते हैं, यानी कि डैम्पिंग ऑफ को किस नाम से जाना जाता है, तो डैम्पिंग ऑफ को ही स्टेम रॉट के नाम से जाना जाता है। इसका काजल ऑर्गेनिज्म पीथियम एफिनिडर्मेटम होता है। और नेक्स्ट डिजीज है रिंग स्पॉट, यानी पपीता में दूसरा डिजीज कौन सा लगता है, तो रिंग स्पॉट लगता है, जो कि वायरल डिजीज होता है। अपर लिप्स ऑफ पपैया इज मॉटल्ड, यानी कि पपीता की जो ऊपरी पत्तियां होती हैं वो मॉटल्ड होती है, अपन में आपस में उलझ जाती हैं। ट्रांसमिशन किसी के द्वारा होता है, तो इसका ट्रांसमिशन एफिड के द्वारा होता है, जिसका साइंटिफिक नेम एफिस गोसिपी होता है। एफिड्स, यानी कि पपीता में जो रिंग स्पॉट लगता है वह इसका ट्रांसमिशन एफिड के द्वारा, यानी कि पपीता में भी जो रिंग स्पॉट लगता है, यानी पपीता में भी जो रिंग स्पॉट लगता है RA, इसके लिए रिंग स्पॉट, इसके लिए भी RA याद कर लेते हैं। इसका भी एफिड होता है, लेकिन इसका काजल ऑर्गेनिज्म, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है एफिस गोसिपी होता है। नेक्स्ट है पपीता लीफ कर्ल वायरल, यानी पपीता का लीफ कर्ल भी वायरस से होता है, पपीता का रिंग स्पॉट भी वायरल होता है, और दोनों का जो पपीता का लीफ कर्ल जो होता है इसका ट्रांसमिशन व्हाइट फ्लाई के द्वारा होता है, लेकिन रिंग स्पॉट का जो ट्रांसमिशन होता है वो वायरल होता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ डिजीज,
मैनेजमेंट ऑफ डिजीज बोथ वाइट फ्लाई एंड एफिड, यानी कि वाइट फ्लाई हो गया, एफिड, दोनों को कंट्रोल करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, जिसके अंतर्गत आपका एसी फैट आता है, जिसकी 1 ml मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाकर या फिर 0.1% का प्रयोग करते हैं। डाइमेथोएट की डाइमेथोएट 30 इसी का प्रयोग कर सकते हैं ml पर लीटर वाटर या फिर 0.1% का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है इमीडाक्लोप्रिड की 0.3 इमीडाक्लोप्रिड की 0.3 ml मात्रा पर लीटर ऑफ वाटर में मिलाकर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के साथ, यानी कि इमीडाक्लोप्रिड की 0.3 ml मात्रा पर लीटर ऑफ वाटर में मिलाकर उसके साथ स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की 0.1 ग्राम मात्रा पर लीटर ऑफ वाटर में मिलाकर प्रयोग करने से बहुत ही ज़्यादा प्रभावी रहते हैं। नेक्स्ट कल्टीवेशन पॉमग्रेनेट कल्टीवेशन, यानी 5वें नंबर का कल्टीवेशन है पॉमग्रेनेट कल्टीवेशन। पॉमग्रेनेट का साइंटिफिक नेम पुनिका ग्रेनेटम होता है। किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये पुनिकेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इट इज हाईली ड्राउट टॉलरेंट एमंग फ्रूट क्रॉप्स, यानी सभी प्रकार के फ्रूट क्रॉप्स के अंतर्गत जो सर्वाधिक ड्राउट के प्रति टॉलरेंट क्रॉप होता है वो आपका पॉमग्रेनेट होता है। यह एरिड रीजन में उगाया जाता है, साल्ट टॉलरेंट क्रॉप के रूप में भी इसे जाना जाता है। पहले नंबर पर डेट है, दूसरे नंबर पर पॉमग्रेनेट का ही नंबर आता है और इसमें हार्डवुड कटिंग किया जाता है। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ पॉमग्रेनेट प्रोबेबली ईरान होता है और कहीं कहीं पर पर्सिया भी देखने को मिलता है, क्योंकि नेशनल फ्लावर ऑफ ईरान क्या होता है, पॉमग्रेनेट ही होता है। पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर इन पॉमग्रेनेट फ्रूट्स इज एंथोसाइनिन, यानी कि रेड कलर जो होता है पॉमग्रेनेट में किसके कारण होता है, तो एंथोसाइनिन के कारण ही होता है। इंडिया हैज फर्स्ट पोजीशन इन द वर्ल्ड विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ पॉमग्रेनेट, यानी पॉमग्रेनेट के प्रोडक्शन में इंडिया का पहला स्थान होता है पूरे विश्व में। नेक्स्ट पॉइंट इन महाराष्ट्र इन इंडिया महाराष्ट्र इज द लीडिंग स्टेट इन एरिया एंड प्रोडक्शन फॉलोड बाय कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु एंड राजस्थान, यानी कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर एरिया पाया जाता है, तो इंडिया महाराष्ट्र इज द लीडिंग स्टेट इन एरिया, यानी कि एरिया के अंतर्गत देखा जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा एरिया पॉमग्रेनेट का कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है। प्रोडक्शन की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर किया जाता है, तो पॉमग्रेनेट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो था वो कर्नाटका में किया जाता है, आंध्र प्रदेश में किया जाता है, गुजरात में किया जाता है, तमिलनाडु में किया जाता है, राजस्थान में किया जाता है। नेक्स्ट है जूस पॉमग्रेनेट इज यूजफुल फॉर पेशेंट ऑफ सफरिंग फ्रॉम लेप्रोसी, यानी कि जिस भी व्यक्ति को कोढ़ की समस्या है या फिर लेप्रोसी की समस्या है तो उसके लिए सर्वाधिक यूजफुल यह जूस होता है पॉमग्रेनेट का जूस। नेक्स्ट है जुलाई टू अगस्त इज आइडियल टाइम ऑफ प्लांटिंग ऑफ ट्रॉपिक्स, यानी कि सभी प्रकार के ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल प्लांट्स का जो प्लांटिंग किया जाता है वो आपका जुलाई यानी कि बरसात के महीने में या फिर खरीफ के सीजन में किया जाता है। लेकिन टेम्परेट फ्रूट का जो ट्रांसप्लांटिंग किया जाता है वो आपका दिसंबर जनवरी में किया जाता है। फालसा का कब किया जाता है, दिसंबर जनवरी में किया जाता है। फालसा में प्रूनिंग दिसंबर जनवरी में किया जाता है ना। डेमासिना रोज में प्रूनिंग जो है दिसंबर जनवरी के महीने में किया जाता है। और ग्रेप्स नॉर्थ इंडियन ग्रेप्स में जो है प्रूनिंग जो होता है वो दिसंबर जनवरी के महीने में ही किया जाता है, लेकिन अक्टूबर नवंबर में रोज में किया जाता है क्या, तो विंटरिंग जो होता है दिसंबर जनवरी के महीने में किया जाता है, किसमें, रोज में। लेकिन रोज का जो बडिंग या रोज में जो बडिंग किया जाता है वो बडिंग यानी टी बडिंग जो किया जाता है वो अक्टूबर के महीने में किया जाता है। नेक्स्ट है अम्बे बहार इज मोस्ट कॉमनली प्रीफर्ड बाय द ग्रोवर्स बिकॉज ऑफ हाईली यील्ड एज कम्पेयर टू अदर फ्लावरिंग सीजन, यानी कि अम्बे बहार जो होती है वो यानी अनार में अम्बे बहार सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि यह अधिक यील्ड देता है। यानी कि अमरूद के केस में अनार के केस में देखा जाए तो सबसे बेस्ट जो बहार होता है वो अम्बे बहार होता है, जो कि फरवरी मार्च में आता है। लेकिन गुआवा के केस में देखा जाए तो सबसे अच्छा मिरिक बहार होता है, जो कि जून जुलाई के महीने में आता है। और उसका जो फ्रूटिंग होता है वो गुआवा का जो फ्रूटिंग होता है वो आपका अक्टूबर नवंबर में होता है। तो वह फ्रूट फ्लाई से पूरी तरह से बच जाता है, क्योंकि बरसात के सीजन में पेक्टिन की मात्रा जो होती है वो वर्षा के कारण घट जाती है और साइट्रिक एसिड की मात्रा भी घट जाती है, जिसके कारण फ्रूट बोरर जो होता है वह आसानी से उसमें अटैक कर जाता है। उसी से बचने के लिए जो है मिरिक बहार सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि अम्बे बहार जो होता है गुआवा के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन अनार के लिए अच्छा होता है। अम्बे बहार में यदि फ्लावरिंग होगा तो फ्रूटिंग जरूर जाएगी बरसात के सीजन में होता है, तो उस समय फ्रूट बोरर का अटैक बहुत ही ज़्यादा होता है, इसीलिए गुआवा के लिए मिरिक बहार बेस्ट रहता है और अनार के लिए अम्बे बहार बेस्ट रहता है। नेक्स्ट है वाइल्ड टाइप अनार इज नोन एज दारू, यानी कि वाइल्ड टाइप ऑफ अनार यानी अनार के जंगली
प्रकार को क्या कहा जाता है? तो अनार के जंगली प्रकार को दारू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेजेंटली भगवा इज द लीडिंग वैरायटी ऑफ पोमेग्रेनेट कल्टीवेशन इन इंडिया स्पेशली इन महाराष्ट्र। यानी कि भगवा वैरायटी, वर्तमान समय में भगवा वैरायटी का सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन हमारे भारत में किया जा रहा है, और वो भी कहाँ पर, स्पेशली विशिष्ट रूप से देखा जाए तो महाराष्ट्र में। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी वैरायटी उगाया जा रहा है अनार की? तो भगवा वैरायटी को उगाया जा रहा है, और भारत के केस में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपोगेशन बाय स्टेम कटिंग एंड एयर लेयरिंग आर गुटी। यानी कि वर्तमान समय में अनार में जो कमर्शियल प्रोपोगेशन किया जा रहा है वो एयर लेयरिंग के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन हार्डवुड कटिंग के द्वारा इसका प्रोपोगेशन मैनुअली किया जाता है। नेक्स्ट है, बाहर ट्रीटमेंट ऑफ अनार या फिर क्रॉप रेगुलेशन इन अनार में क्रॉप रेगुलेशन किया जाता है या फिर बाहर ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। तो सीरियल नंबर दिया है, बहार दिया है, फ्लावरिंग टाइम दिया है, हार्वेस्टिंग दिया है, रिमार्क्स दिया है। अम्बे बहार का जो फ्लावरिंग टाइम होता है जनवरी फरवरी का महीना होता है, हार्वेस्टिंग टाइम इसका 3-4 से महीना जोड़ दो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून से अगस्त होता है, यानी कि 4 महीना इसमें हम जोड़ देते हैं तो आपका हार्वेस्टिंग टाइम हो जाता है। मोर फ्लावरिंग एंड हाई एल्ड, यानी कि जो अम्बे बहार होता है अनार के केस में बहुत ही ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग देखने को मिलती है, और ईल्ड भी इसी के कारण यह ज़्यादा देता है। दूसरे नंबर पर मिरिक बहार आता है, इसका जो फ्लावरिंग टाइम होता है जून जुलाई का महीना होता है, यानी बरसात का महीना होता है, और हार्वेस्टिंग टाइम इसका नवंबर से लेकर जनवरी तक होता है। नवंबर से लेकर जनवरी 4 से 5 महीना ऐड करना है, बस 5 महीना सीधा सीधा। दूसरे नंबर का बहार है मृग बहार, जिसका फ्लावरिंग टाइम जून जुलाई होता है, फ्रूटिंग टाइम नवंबर से लेकर जनवरी तक होता है। इसकी फ्रूट क्वालिटी जो होती है वो नॉट वेरी गुड, इसकी फ्रूट क्वालिटी जो होती है वो बहुत ही खराब, बहुत ही अच्छी नहीं होती है। मोर प्रोन टू इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज, क्योंकि मृग बहार में, यानी कि क्योंकि मृग बहार में जो इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज का अटैक होता है वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है, इसीलिए इसकी फ्रूट की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। तीसरे नंबर पर आता है हस्तबहार, इसका जो फ्लावरिंग टाइप होता है सितंबर अक्टूबर का महीना होता है या फिर रबी का सीजन होता है, और इसका जो फ्रूटिंग होता है वो फरवरी से लेकर अप्रैल तक जाता है। इसमें हाई फ्लावरिंग तो ज़्यादा होती है। गुड फ्रूट क्वालिटी, इसके फ्रूट की क्वालिटी भी अच्छी होती है। कलर फॉर प्रिफर्ड फॉर एक्सपर्ट, यानी कि हस्तबहार जो होता है वो पोमेग्रेनेट में हस्तबहार बेस्ट होता है, जबकि गुआवा के केस में मृग बहार बेस्ट होता है। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करना है, गलत दिया है भाई, गलत दिया। हस्तबहार जो था सबसे बेस्ट बहार माना जाता है अनार के केस में। यहाँ पर सीधे सीधे दिया गया है, देखो हाई फ्लावरिंग होता है, गुड फ्रूट क्वालिटी होता है, कलर एंड प्रीफर्ड फॉर एक्सपोर्ट, यानी एक्सपोर्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इसको प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट है वैरायटी रिलेटेड टू पोमेग्रेनेट कल्टीवेशन। पहली वैरायटी है जालोर सीडलेस। फीचर क्या होता है इसका? कॉमनली ग्रोन इन राजस्थान, यानी जालोर सीड को जो है कॉमनली का राजस्थान में उगाया जाता है। दूसरे नंबर की वैरायटी है गणेश किसके सिलेक्शन से बनाया गया? तो सिलेक्शन फ्रॉम आलंदी पॉपुलर इन महाराष्ट्र, यानी कि गणेश जो वैरायटी होती है वो महाराष्ट्र में बहुत ही ज़्यादा फेमस वैरायटी होती है, और इसका सिलेक्शन जो होता है वो आलंदी से किया गया है। नेक्स्ट है तीसरे नंबर पर कंधारी वैरायटी, यह मीडियम फ्रूट होती है, यानी कि कंधारी जो अनार की वैरायटी होती है यह मीडियम फ्रूट प्रोवाइड करता है। चौथे नंबर की वैरायटी है अरक्ता, जो कि सीड प्रोसेसिंग के लिए सूटेबल होती है। 5वें नंबर की वैरायटी है मृदुला, जो कि क्रॉस फ्रॉम गणेश इंटू गुलसा है रेड के क्रॉस से निकाला गया है। फिर से चौथे नंबर की वैरायटी है अरक्ता, जो कि प्रोसेसिंग के लिए सबसे बेस्ट है। 5वें नंबर की वैरायटी है मृदुला, किसके क्रॉस से निकाला गया है? तो मृदुला जो है इसके लिए ट्रिक है मग्गा, इसके लिए ट्रिक क्या है? तो इसके लिए ट्रिक है मग्गा, यानी कि मृदुला वैरायटी का क्रॉस क्या होता है? तो गणेश इंटू गुलसा रेड के क्रॉस से इसको निकाला गया है। 6वें नंबर की वैरायटी है रूबी इट इज ए हाइब्रिड फ्रॉम 3 अवे क्रॉस फ्रॉम IIHR, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च के द्वारा इसे जो है 3 क्रासेस से जो है निकाला गया है। रूबी को जो है 3 क्रासेस से निकाला गया है। कौन कौन सा? लास्ट में यारकाद आता है, यारकाद आता है, ये समय याद नहीं है इसके क्रॉस के बारे में। ज्योति जो होती है इट इज ए क्रॉस बिटवीन बैसिन सीडलेस एंड ढोलका, इसके लिए ठीक है क्या है? तो JBD
JBD, इसके लिए क्रॉस क्या है, इसके लिए ट्रिक है JBD, यानी ज्योति का क्रॉस क्या होता है तो बेसिन सीडलेस होता है, एंड डी से आपका धोलका होता है। नेक्स्ट है 8वें नंबर की वैरायटी ढोलका, यह ग्रोविंग इन गुजरात, यानी गुजरात में उगाने के लिए ढोलका वैरायटी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है 9वें नंबर की वैरायटी भगवा, ब्राइट रेड कलर, यानी कि भगवा जो होती है वो बहुत ही चमकीला लाल रंग पाया जाता है, यानी भगवा की जो कलर होता है वो ब्राइट रेड कलर होता है। पॉपुलर इन महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में बहुत ही भगवा वैरायटी जो होती है वो महाराष्ट्र में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होता है। आल्सो नोन एज सिंदूरी, यानी भगवा को ही हम सिंदूरी के नाम से जानते हैं। एंड मस्तानी जय महाराष्ट्र, यानी मस्तानी जय महाराष्ट्र है। फिर से भगवा जो है ब्राइट रेड कलर की वैरायटी होती है, पॉपुलर महाराष्ट्र में बहुत ही पॉपुलर होती है, इसी को हम सिंदूरी के नाम से जानते हैं, मस्तानी के नाम से जानते हैं, जय महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता है भगवा को। नेक्स्ट है अमली दाना, किसके क्रॉस से निकाला गया है तो ये अगना, इसके लिए ट्रिक है अगना, यानी अमली दाना का क्रॉस क्या होता है तो गणेश इंटू नन्हा वैरायटी के क्रॉस से निकाला गया, न्यू पामग्रेनेट की हाइब्रिड वैरायटी है ये। नेक्स्ट है वंडरफुल, 11वें नंबर की वैरायटी वंडरफुल है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम यूएसए, फ्रूट साइज इसका लार्ज होता है, यानी कि वंडरफुल जो होता है इसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है तो यूएसए से हुआ है, इसका फ्रूट साइज क्या होता है तो वह बड़ा होता है। नेक्स्ट डिजीज है इंसेक्ट पेस्ट रिलेटेड टू अनार कल्टिवेशंस। पहले नंबर का अनार बटरफ्लाई, जिसका साइंटिफिक नेम बायराकुला आइसोक्रेटस है, या फिर इसी को हम ड्यूरोडिक्स के नाम से जानते हैं, बायराकुला ड्यूरोडिक्स, यानी कि ड्यूरोडिक्स आइसोक्रेटस के नाम से जानते हैं, या फिर बायराकुला आइसोक्रेटस के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं पर डियोडोरिक्स आइसोक्रेटस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सीरियस पेस्ट ऑफ पोमेग्रेनेट, यानी कि अनार का जो सबसे सीरियस पेस्ट कौन सा होता है तो आपका अनार बटरफ्लाई होता है। नेक्स्ट है पेंसिल साइज बोर्ड होल्ड कैन बी सीन ऑन फ्रूट्स फ्रॉम विच लार्वल एक्सक्रेटा सम कम्स आउट कंटिन्यूसली, यानी कि पेंसिल साइज बोर्ड होल्स कैन बी सीन ऑन फ्रूट्स, यानी कि अनार के फ्रूट्स में पेंसिल के साइज का जो होल होता है वो यानी कि बोर्ड होल, यानी कि पेंसिल के साइज के आकार का इसमें बोरिंग की तरह होल दिखाई देता है इसके फ्रूट में। विच लार्वल एक्सक्रेटा कम्स आउट कंटिन्यूसली, और इसी होल में ये लगातार अपने जो मल मूत्र होते हैं वो त्यागते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ मैनेज बाई कवरिंग ऑफ फ्रूट्स विथ बटर पेपर, यानी बटर पेपर से इसके फ्रूट को कवर कर देने से इसको मैनेज किया जा सकता है। नेक्स्ट है स्प्रे कार्बारिल 50 WP @ जूस से 4 ग्राम पर लीटर, आर मेथोमाइल 40 SV @ 1 ml पर लीटर आर मोनोक्रोटोफास 36 SL @ 1 ml पर लीटर स्प्रे ऑन प्लांट्स। फिर से स्प्रे कार्बारिल, यानी कि बटरफ्लाई को कंट्रोल करने के लिए कार्बारिल 50 WP की 2 से 4 ग्राम मात्रा पर लीटर के हिसाब से प्रयोग करते हैं। मिथोमाइल का प्रयोग कर सकते हैं जो कि 40 SP में आता है, कितनी मात्रा में तो 1 ml पर लीटर के हिसाब से। मोनोक्रोटोफास का 36 SL 1 ml पर लीटर के हिसाब से इसके प्लांट्स पर स्प्रे किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या होता है तो बैक्ट्रोसेरा जोनाटा होता है। बैक्ट्रोसेरा जोनाटा होता है किसका तो फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या होता है तो अनार में जो फ्रूट फ्लाई लगता है उसका साइंटिफिक नेम बैक्ट्रोसेरा जोनाटा होता है, जो कि टेफ्रिटिडी फैमिली से बिलोंग करता है। किस फैमिली से बिलोंग करता है तो फ्रूट फ्लाई, अनार का जो फ्रूट फ्लाई होता है वो टेफ्रिटिडी फैमिली से बिलोंग करता है। और JRF 2005 में पूछा है, यानी कि फ्रूट फ्लाई जो अनार में लगता है इसका काजल ऑर्गेनिज्म बैक्ट्रोसेरा जोनाटा होता है, इस टेफ्रिटिडी फैमिली से बिलोंग करता है। माइनर पेस्ट ऑफ पोमेग्रेनेट, यानी पोमेग्रेनेट का जो माइनर पेस्ट होता है वो कौन सा होता है तो फ्रूट फ्लाई होता है। फ्रूट सकिंग माथ कौन सा होता है तो ओथराइस स्पीसीज होता है, यानी कि फ्रूट सकिंग माथ, यानी कि अनार में जो फ्रूट सकिंग माथ होता है इसका काजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है तो ओथराइस स्पीसीज होता है। क्या होता है तो ओथराइस स्पीसीज देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या है तो डिजीज ऑफ पोमेग्रेनेट, यानी पोमेग्रेनेट में कौन कौन सा डिजीज लगता है तो पहले नंबर पे आपका बैक्टीरियल ब्लाइट लगता है, जिसका काजल ऑर्गेनिज्म जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस होता है। परफेक्ट वैरायटी इसकी पुनी की होती है, यानी कि बैक्टीरियल ब्लाइट जो पोमेग्रेनेट में लगता है इसका काजल ऑर्गेनिज्म जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस परफेक्ट वैरायटी इसकी पुन की होती है। आल्सो नोन एज नोडल ब्लाइट और ब्लैक स्पॉट, यानी कि बैक्टीरियल ब्लाइट जो लगता है पोमेग्रेनेट में इसे हम नोडल ब्लाइट या फिर इसी को ब्लैक स्पॉट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन महाराष्ट्र कॉमनली नोन एज सोआइली स्पॉट
स्पॉट आर तेलिया, यानी कि महाराष्ट्र में इसे साधारणतः आयली स्पॉट या फिर तेलिया डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, बैक्टीरियल प्लाइट को ही। इसी को हम नोडल प्लाइट या फिर ब्लैक स्पॉट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर रिलेटेड टू पोमग्रेनेट कल्टीवेशन। पहले नंबर पे फ्रूट क्रैकिंग आता है, ड्यू टू कैल्शियम के कारण होता है, यानी कि पोमग्रेनेट में जो फ्रूट क्रैकिंग होता है किसके कारण होता है, तो पोमग्रेनेट में जो फ्रूट क्रैकिंग होता है वो कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण होता है। कहीं कहीं बोरान देखने को मिलता है, कहीं कहीं पोटेशियम की डिफिशियंसी के कारण देखने को मिलता है। इरेगुलर इरिगेशंस और इरेगुलेशन यानी कि अनियंत्रित रूप से यानी कि अनियमित समय पर इरिगेशन करने से या फिर इरेगुलर इरिगेशन करने से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। मोर इन राजस्थान ड्राई एरिया, यानी कि राजस्थान के सूखे क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा फ्रूट क्रैकिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट है मैनेज्ड बाई स्प्रेइंग या बोरेक्स एट द रेट 0.6%, यानी कि 0.6% या फिर 6%, 6000 ppm मात्रा में जब हम बोरेक्स का एप्लीकेशन करते हैं जिसमें बोरान की 11% मात्रा पाई जाती है, तो इससे कंट्रोल किया जा सकता है फ्रूट क्रैकिंग को। दूसरे नंबर का जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है वो आपका इंटरनल ब्रेकडाउन होता है, इस जो कि डिग्रेडेशन ऑफ एरिल्स इन मैच्योर्ड पोमग्रेनेट, यानी जो पका हुआ अनार होता है इसके एरिल्स में जो डिसइंटीग्रेशंस प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एरिल्स बिकम ब्राउन एंड ब्लैकेनिंग, और बाद में इसका जो एरिल्स होता है वो ब्राउन से और ब्लैकेनिंग में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, द इंसिडेंस इज मोर इन अम्बे बहार जनवरी से जून के महीना में, यानी कि जो कौन सा डिजीज है इंटरनल ब्रेकडाउन जो होता है वो सबसे ज़्यादा किस वाले बहार में देखने को मिलता है, तो पोमग्रेनेट के अम्बे बहार वाले में इंटरनल ब्रेकडाउन की इंसिडेंस या घटना बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जो कि जनवरी से जून तक होता है। इसीलिए पोमग्रेनेट के लिए सबसे बेस्ट बहार आपका हस्त बहार होता है। गुआवा के लिए मृग बहार होता है। नेक्स्ट कल्टीवेशन है बेर कल्टीवेशन, इसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन गाइज।